हाँ मैम हाँ, पूछ सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के नोट नहीं आए अभी तक। बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स वो तो मैंने क्लास में नोट करा दिया था ना सारा, बिकॉज मैंने लिखवाया तो कुछ है ही नहीं उसमें इतना। हाँ मैम, ली थी हमने स्क्रीनशॉट, बट मैम उसके कोई अलग से नोट नहीं मिलेंगे, मतलब सारा बुक से नोट्स कर ले फिर हम लोग। हाँ, बुक से ही करना है, बिकॉज मैंने कुछ भी अलग से नहीं लिखवाया था आप लोगों को। जितना लिखवाया था उतना मैं भेज दूंगी आपको। वो ठीक है छोटा मैम। छोटा सा डेटा लिखवाया था जो ना। आपने और लिखवाया आप था मैम, लास्ट वो क्लासेस बुक में में ले ली थी, स्क्रीनशॉट हमारे पास है। आप लास्ट क्लासेस में क्यों नहीं आए थे? लास्ट क्लासेस मैम नेट खत्म हो गया था मेरा। तो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग से सबसे बेटर यही रहता है कि आप रिकॉर्डिंग देख के साथ साथ नोट्स बनाओ, एज जी कम्पेयर टू मैम। कि टीचर बाद में नोट्स शेयर, बिकॉज वहां पे गलती के चांसेस रहते हैं। ठीक है मैम। चलो मैम फिर। बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा डाउट है, ठीक है, वो एग्जांपल। क्लास के बाद मेरे को बताना। वो इस ओके लास्ट मैम। पैराग्राफ में तो वही आपका सक्सीनेट वाला दिया हुआ है ना, और नो मैम, मैनोनेट वो वाला। कोफैक्टर्स का जो लास्ट टॉपिक है उसमें NADP वाला एग्जांपल दिए हैं कुछ कोएंजाइम के, बताया। एनएडी पॉजिटिव, हाँ ठीक है समझ गए कौन सा होगा। तो देखो, ओके। अब सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से। एंड सबने 20 अगस्त का जो टेस्ट होने वाला है ड्रॉपर्स वाले बच्चों का, वो टेस्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बिकॉज वही टेस्ट डिसाइड करेगा आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 70% मार्क्स लेके आना कंपलसरी है। अगर इससे कम आप लोगों के मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा आपसे। मैम ऑफलाइन टेस्ट कहाँ पे होगा? ऑफलाइन टेस्ट का बेटा सेंटर बता दिया जाता है बच्चों को पहले ही। वही जो सेम हर बार होता है। नहीं, चेंज भी कर जाता है वो, अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो थोड़ा बड़ा सेंटर लेना पड़ता है, कम स्टूडेंट है 20 या 25 तो किसी छोटे से सेंटर में भी हो जाता है। मैम इसका हमें प्रॉफिट मतलब क्या है कि जिन बच्चों को बुलाया जाएगा उसके बाद फिर कोई मतलब बहुत ज्यादा उनको अच्छे से पढ़ाया जाएगा? अच्छे से तो अभी भी पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन एक्सपीरियंस हो जाएगा ना बेटा, ऑफलाइन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डर खत्म हो जाएगा टेस्ट। टेस्ट का जो डर, टेस्ट का जो फियर होता है, उस टाइम पे एंजाइटी आप लोगों को फील होती है। आपने 23 वाला एग्जाम दिया था संध्या, नीट का? हाँ मैम दिया था। तो तब क्या लगा होगा, पढ़ के सारा गए होंगे एग्जाम टाइम में, जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे बहुत मिक्सिंग मिक्सिंग हुआ होगा ना माइंड में, हाँ नर्वसनेस। मैम। तो नर्वसनेस थी मैम, उससे डील करना सीखते हैं। मैम मेरे से ही गलती हो और गई थी, मैं सारा का सारा अटेम्प्ट करके आ गई थी, तो मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा चली गई। वो नर्वसनेस में ही होता है ना पूरा का पूरा। नर्वसनेस नहीं होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी चीज है कि आप अभी घर पे बैठ के ऑनलाइन टेस्ट दोगे, OMR शीट थोड़े ना फिल करते हो आप बैठ के। आप ऑफलाइन टेस्ट में आओगे तो आप OMR शीट फिल करना, आपको प्रैक्टिस होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट याद रहेगा कि हाँ मेरे को 3 hour 20 minute में ही टेस्ट फिनिश करना है। और साथ ही साथ ऑफलाइन टेस्ट में आप लोगों के टीचर्स भी आप लोगों को मिला करेंगे मोटिवेट करने के लिए, डाउट्स के लिए। ठीक है मैम। ये प्रॉफिट है। ठीक है, मुझे मजे आते हैं ऑफलाइन। बेटा कहाँ होगा वो तो इस संडे वाला टेस्ट डिसाइड करेगा। इतना गारंटी है कि अगर इस संडे वाले टेस्ट में आप लोगों ने सबने 70% स्कोर किया, हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, तो आप लोगों का फर्स्ट ऑफलाइन टेस्ट में अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में ही करा दो। लेकिन अगर मार्क्स कम आए उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। यस मैम। चलो पढ़ो। अब वो ये बोलता है, इन द प्रिसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा पढ़ते हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से पहले एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, ये वाले चैप्टर्स आते नहीं आते हैं? तो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ने हमें कितने सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। एनिमल किंगडम के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर सकती है एक यूनिसेलुलर के अंदर ही। जबकि अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स ना। यस मैम। यस मैम। मैनी टाइप्स ऑफ सेल। और यूनिसेलुलर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल। In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different group of cells
इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इस लाइन को सबके सब हाईलाइट करो, वापस से पढ़ो इस लाइन को क्या बोलते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी हमने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। आइदर इट कैन बी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, कुछ भी प्रोसेस हो सबका सब कौन करता है, सिंगल सेल करती है। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी या फिर इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर, यही बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी के अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके परफॉर्म करते हैं। वहां पे एक सेल करती है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप परफॉर्म करता है। लाइन समझ में आई? यस मैम। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब पता है ना कि कितना ज्यादा डीपली क्वेश्चन आ रखे हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन से। जैसे कल मैंने बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस कराए थे, एंड में पहले चैप्टर पढ़ा था, डिफिकल्टी आई थी ना फिर भी हम लोगों को, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन था। अब देखो, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि इन्होंने हाइड्रा बोला है, हाइड्रा की जो बॉडी है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी है, एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। हाइड्रा की बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 1000 टाइप के भी हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी is composed of billions of cells to perform various functions। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स है। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? ये सारे के सारे सेल्स आपस में मिलके क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स के अंदर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, याद रखना सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है, along with intercellular substance। उन दो सेल्स के बीच में कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस में फिल अप होगा, वो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसको हम बोलते हैं आपका टिश्यू। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना, जो फंक्शन एक टिश्यू परफॉर्म कर सकता है वही फंक्शन उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट सेल्स इंडिविजुअली नहीं कर सकते। समझ में आया स्टेटमेंट? जो फंक्शन एक टिश्यू मिलके कर सकता है वही फंक्शन उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट सेल्स इंडिविजुअली नहीं कर सकते। जैसे सपोज अभी हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आयुष है, श्रेया है, गुंजन है, संध्या है, इनका मैंने एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना के इनको एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट दे दिया है कि आपको ये काम करना है। अब वो तो उन्होंने काम कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप को काम है। लेट सपोज मैंने क्या किया, उस ग्रुप में से श्रेया को हटा दिया और बोला श्रेया को कि तुमको अलग से काम करना है। पहले वो ग्रुप में कर रही थी तो वो काम कर पा रही थी, लेकिन श्रेया अलग से नहीं कर पा रही है, डिफरेंटली नहीं कर पा रही है, क्योंकि टिश्यू जब आप बनता है ना, टिश्यू जैसे होता है ना कि भाई एक अकेला इंसान है वो एक काम नहीं कर सकता, लेकिन जब बहुत सारे मिलके आ जाते हैं एक जगह पे, एक ग्रुप हो जाता है तो उस काम को पॉसिबल बना सकता है। होता नहीं होता? यस मैम। सेम सिंगल सेल, मतलब कि सेम ग्रुप ऑफ सेल्स ही काम करेंगे ना? हाँ सेम ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, लेकिन उस एक सेल के अंदर इंडिविजुअली वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो प्रॉपर्टी टिश्यू के अंदर आ जाएगी। कभी भी एक सिंगल सेल मिलकर डाइजेशन नहीं करा पाएगा मल्टी सेलुलर के अंदर, लेकिन एक पूरा का पूरा टिश्यू, टिश्यू से एक पूरा ऑर्गन मिलकर डाइजेशन करा देगा। ठीक है? You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of cells. This is again important. एक तो यहाँ पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले में मैनर वाला यहाँ तक। ठीक है? इसके बाद आप लोगों को ये वाला याद रखना है, टिश्यू के डेफिनेशन क्या होती है, बिकॉज हम लोगों को तो पता है ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू। सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर के साथ साथ यहाँ पे इसको इंट्रासेलुलर लिख के दे देंगे। हो जाओगे नहीं हो जाओगे कंफ्यूज? तो जिसने बहुत अच्छे से डीपली एनसीईआरटी पढ़ी है उसको ही पता होगा कि इंटरसेलुलर है वो, ना कि इंट्रासेलुलर है। यस मैम। ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये सार्थक? मैम मुझे ये नहीं पता कि इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर में क्या डिफरेंस है। इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में, इंट्रा का मतलब होता है दो सेल्स के बाहर या दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बीच में। इंटर बिटवीन टू सेम सेल्स, इंट्रा बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स। ओके मैम। जैसे याद है उसमें इवोल्यूशन में भी पढ़ाया था इंटर स्पेसिफिक और एक इंट्रा स्पेसिफिक, यस मैम। पढ़ा था ना, इंट्रा एंड इंटर। एग्जैक्टली।
These tissues are organized in specific portion, एक specific portion में organize होता है and pattern to form an organ, अलग अलग टाइप के organs बताता है because we know कि cell से मिलके हमने अभी tissues देखे कैसे बनेंगे, फिर tissues से ही मिलके क्या बनेंगे, organs बनेंगे and वही organ मिलके आगे organ system बनाएंगे। organ system में बहुत सारे organs involve होते हैं जो कि मिलके एक common function perform कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया एंड किडनी। स्टमक की बात करें डाइजेशन, लंग्स की बात करें रेस्पिरेशन, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम और किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे? Yes, ma'am. तो देखो व्हेन टू और मोर ऑर्गन, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं एक कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, उनके बीच में फिजिकल इंटरेक्शन और केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट समझाया था कि एक सिंगल इंडिविजुअल का, ग्रुप वाले इंडिविजुअल का, वो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे, ये अपने काम को इस वे में डिवाइड करता है जिसके अंदर क्या आ जाता है, एक डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है एंड वही कंट्रीब्यूट करता है सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन अपनी पूरी बॉडी के फंक्शंस को के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा कर लेना एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी, वही आपका बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट मतलब रोल प्ले करता है कि भाई एक प्रॉपर टिश्यू को, एक प्रॉपर ऑर्गन को, एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम को डाइजेशन का काम दे दो तो पूरी बॉडी का डाइजेशन ही संभालेगा, एक को सर्कुलेशन का काम दे दो पूरा सर्कुलेशन ही संभालेगा। ये पूरा डिटेल में आप लोगों को ह्यूमन फिजियो में पढ़ने के लिए मिलेगा कैसे डिवीजन ऑफ लेबर है ह्यूमन फिजियो के अंदर। तो अगर हम बात करें इस पैराग्राफ में से, जिसको जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं स्टार्टिंग का समझ के, इसमें से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों ने हाईलाइट कर ही लिया है। कॉम्प्लेक्स बॉडी वाला ये पूरा पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, ये लास्ट वाली लाइन भी आप लोगों को हाईलाइट करनी है। क्वेश्चन पूछ लेगा सर्वाइवल ऑफ द बॉडी में कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, ये वाला एंड मल्टी सेलुलर वाला, ये पॉइंट। 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बन सकता है। Yes, ma'am. चलो फिर आप देखो। अब बोलते हैं कि जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में लिख के दिया था एक चीज कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलके बनी है, 4 टाइप की टिश्यूज से। वॉल लाइन वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन बोल रहे हो? लास्ट वाली लाइन। अच्छा देखो लास्ट वाली लाइन फिर से, लास्ट वाली लाइन में ये बोल रहे हैं कि जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, इन्होंने अपने अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया है। उसमें पढ़ता है ना 9th क्लास में हम लोग टिश्यूज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। Yes, ma'am. ये ma'am. सारे काम का बंटवारा कर रहा है। और भाई अगर काम का बंटवारा नहीं होगा कि जिसका जो मन कर रहा है वो काम कर रहा है, तो चांसेस है ना कि कोई काम मिस भी हो सकता है और कोई काम डबल भी हो सकता है। जैसे Yes. सपोज किसी के घर में कोई फंक्शन होता है, किसी के घर में कोई शादी होता है, कुछ भी होता है, तो जनरली लोग डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं ना कि केटरिंग का काम संभालेगा, एक डेकोरेशन का काम संभालेगा, एक ड्रेसिंग का काम संभालेगा। सेम Yes. हमारी बॉडी के अंदर सेल्स एंड टिश्यूज करते हैं, वही इन्होंने लिख के दिया हुआ। स्प्लिट अप द वर्क, पूरे काम को एक वे में डिवाइड कर लेते, एक प्रॉपर वे में, ताकि सबको एक प्रॉपर एक एक इंडिविजुअली काम मिले। डिवीजन ऑफ लेबर यही हमारी पूरी बॉडी का सर्वाइवल को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि सेम टाइम पे बहुत सारे फंक्शंस चल रहे होंगे। अब आप देखो, अभी आप अपने रूम में बैठे हो शांति से, आप रेस्पिरेशन भी कर रहे हो, आपकी ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, वो ऑक्सीजन आपके लंग्स क्या कर रहे हैं, उसको एल्वियोलाई के साथ डिफ्यूजन भी कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन आपके ब्लड तक जा रही है और ब्लड से जाके फिर वो सेल्स तक जा रही है, सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा होगा, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया होगा उसका डाइजेशन चल रहा होगा, और किडनी आपके ब्लड को फिल्टर कर रही होगी सेम टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर एटीपी भी बन रहा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, आप अभी पढ़ रहे हो, आपका ब्रेन का फंक्शनिंग भी चल रहा है, आपका नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, सेम टाइम पे बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, नहीं चल रहा है। एक ही अकेला इंडिविजुअल, एक अकेला सेल या एक अकेला ऑर्गन क्या इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है एक सेम टाइम पे? No, ma'am. तो डिवीजन ऑफ लेबर तो चाहिए ना। Yes, ma'am. आया कहीं का समझ में? ओके,
अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स है ना आज ग्रुप ज्वाइन किया जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर नहीं है। हैंड रेज करके एक बार मेरे को बताना। अर्पिता, आप तो 12th वाले बैच से हो, ड्रॉपर वाले बैच से है। शालिनी, नहीं शालिनी तो मैम एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या कहा आपने, आवाज कट गई। कोई बच्चा ऐसा है क्या जो आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड टाइम, जिसने अभी अभी 1 या 2 दिन में ग्रुप ज्वाइन किया, ड्रॉपर बैच वाला? सबा, आपने कब ज्वाइन किया है सबा? सबा, प्रिया और मैम मैंने तो पहले से कर रखा है, बट मैंने ना फिजिक्स वाला का बैच ले रखा है। अच्छा, फिजिक्स वाला का ऑनलाइन बैच। यस। तो बेटा ऑनलाइन बैच आप उसको, वहां पे तो आप क्लासेस रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, एंड आपको रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस में तो डिफरेंस पता ही चलेगा। यहाँ पे डाउट्स भी आप लोगों के साथ साथ होंगे। एंड सबसे बड़ी डिफिकल्टी, बिकॉज जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने फिजिक्स वाला का तो बैच ले ही रखा होगा, तो सभी ले लेते हैं। लेकिन उसको बच्चे क्या करते हैं ना, उसको जनरली जैसे हमारा क्लासेस होता है ना, आपको 12 से 6 बजे तक का मैंने टाइम टेबल बना के दिया, वो फ्री टाइम होता है, उसमें वो वाले लेक्चर्स देख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे भी अवंती में सारे टीचर्स आपका सिलेबस दिसंबर तक फिनिश करा रहे हैं, पूरा प्लानर आप लोगों को शेयर करके दिया हुआ है। तो ट्राई करना लाइव क्लासेस में ज्यादा रहो, बिकॉज फिजिक्स वाला में ऑनलाइन बैच आप ले लोगे, वहां पे डिफिकल्टी आप लोगों को टेस्ट में आएगा, यहाँ पे आप लोगों को Okay, ऑफलाइन टेस्ट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एंड ठीक। जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टीचर्स है ना, उन टीचर्स में आप लोग ड्रॉपर वाले बच्चों ने देखा हो कभी कैमरा ऑन करके नहीं पढ़ाते, मैम नहीं पढ़ाते। क्योंकि वो सारे फिजिक्स वाले टीचर्स हैं। फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर्स के टीचर्स है प्रतीक सर, और वो जावेद सर तो आकाश से हैं, और जो दूसरे सर नीलम सर है वो भी फिजिक्स वाला के हैं। हाँ, प्रिया, दिव्या और आशीष, आप लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है? ट्राई करो क्लासेस के अंदर रेगुलर रहो। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, पहले आप लोगों के साथ थोड़ा बैरियर रहता था फिजिक्स का, अभी आप लोगों के लिए 2 फिजिक्स टीचर्स अवेलेबल है। एंड जो पूरा दिसंबर तक सिलेबस फिनिश ही हो जाएगा। मैम सिर्फ हमारा आप लोगों के लिए बुलाया हूँ टीचर्स को। मैम हमारी केमिस्ट्री वाली मैम हमारी क्लास कब लेंगी? केमिस्ट्री वाली कौन सी मैम बेटा? मैम वो मैम नहीं है जो हमारी क्लास लेती थी, अभी ली थी उन्होंने एक क्लास हमारी मैम केमिस्ट्री। खुशबू मैम को बोले। अच्छा संध्या, आज सुबह 8 बजे वाली क्लास की बात कर रहे हो क्या? मैम सुबह 8 बजे क्लास का लिंक नहीं आया। हाँ, वो 8 बजे नहीं है, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे का ना लीव है, तो उसकी वजह से आज ना टाइमिंग शिफ्ट है। तो आज आपके जो जावेद सर केमिस्ट्री, आज जो आपकी है ना अभी बायो की क्लास होगी, फिर बायो की क्लास के बाद 12 से 1:30 बजे तक जावेद सर की क्लास होगी फिजिक्स की, फिर 2 से 3:30 प्रतीक सर की क्लास है, फिर 7 बजे से 8:30 नीलम सर की क्लास है। मैं प्लानर शेयर कर, क्लास हमारी खुशबू मैम कब लेंगी मैम? उनका समझ नहीं आ रहा है क्या प्रतीक सर का? मैम आ रहा है, बट मैम उनका भी मतलब मैम का भी बहुत अच्छा समझ में आता है ना मुझे, तो मैम से एक बार, मैम नहीं पढ़ा रही हैं। बेटा मैम ना ड्रॉपर बैच में नहीं पढ़ा रही है, वो रेगुलर वाले बैचेस में पढ़ा रही है, वहां पे फिर आपको टाइमिंग का डिफिकल्टी हो जाएगा। समझ में आ जाएगा सर से, आप थोड़ा ट्राई करो, मतलब एक हफ्ता दो, समझ आ जाएगा। ठीक है मैम। चलो मैम, मैंने कोई भी बैच नहीं लिया है अवंती से बेटा। ओके संजना मैम, आपका कैमरा, हाँ बेटा मेरा कैमरा ऑफ, एक्चुअली रूम में ना थोड़ा लाइटिंग का इशू है, मैं फिजिक्स वाला से नहीं हूँ, बट मैं अवंती से ही। मैम रिकॉर्डिंग कैसे मिल सकते हैं? बेटा रिकॉर्डिंग ना आप ग्रुप में के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ट्री है जहाँ पे सारे प्लानर्स, डेली रिकॉर्डिंग, नोट्स, मॉड्यूल, सारी चीजें अपडेटेड है उसमें। एक बार मैं आपको शो भी करके दिखा दूंगी। चलो अब एनिमल टिश्यूज वाले पार्ट पे आ रहे हो, इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लेना है। चलो नोटबुक्स निकालोगे या एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के साइड में लिखना चाहो साइड में भी लिख सकते हो, या नोटबुक में अलग से भी लिखना चाहो अलग से भी लिख सकते हो। तो टोटल कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? 4 टाइप।
4 टाइप के टिश्यूज। ये सॉन्ग्स किसके यहाँ पे चल रहे हैं? या देखो जल्दी जल्दी से। फर्स्ट वन वी हैव epithelial tissue. Epithelial tissue. Second, Connective tissue. very good, connective tissue. Third, Muscular tissue. muscle and mold. muscular tissue. Fourth, nervous tissue. Epithelial, जैसे एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ता है, एपिडर्मिस वाला ऊपर वाला जो सरफेस वाला पार्ट होता है, तो ये एपिथेलियल का काम क्या होगा हमेशा? प्रोटेक्शन देने का या फिर सिक्रीशन का। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? कनेक्ट करने का, मतलब सपोर्ट करने का। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? मूवमेंट एंड Movement and support also. फंक्शन। नर्वस टिश्यू का फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वाला पार्ट लिखो। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना। मैम हो गया। वेरी गुड। तो ये इन्होंने लिख के दिया है, चारों के चारों टिश्यूज है। एक एक चीज एनसीईआरटी से ही मैच करते हुए then we'll cover. तो सबसे पहले हमने बताया कौन सा टिश्यू है। वी हैव एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन और सिक्रीशन करना। एपिथेलियम प्लूरल में इसको बोलेंगे एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। इस टिश्यू का जो ऊपर वाला सरफेस वाला पार्ट होता है उसके ऊपर फ्री सरफेस होता है, विच फेजेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड or the outside environment and thus providing a covering or a lining for some part of the body. अब इस लाइन को समझो क्या बोलता है कि भाई जहां पे ये टिश्यू प्रेजेंट है ना, इस टिश्यू के बाहर या तो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड मतलब आपका ब्लड वगैरह, या फिर आपका आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड एनवायरमेंट है, मतलब आपका जो स्किन वाला पार्ट है, स्किन वाले पार्ट के बाहर क्या है? आउटसाइड एनवायरमेंट, और स्किन के अंदर क्या है? बॉडी फ्लूइड, ब्लड वगैरह। तो वही चीज आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कराता है? आपका सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के कुछ पार्ट की लाइनिंग बनाएंगे या फिर कवरिंग बनाएंगे। इसका मतलब कुछ ऑर्गन्स की लाइनिंग बना रहे होंगे या नहीं, और हमारे जनरली बॉडी की कवरिंग भी बना रहे हैं। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब टाइटली पैक है, बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इनके बीच में प्रेजेंट है। सेल्स के बीच का स्पेस बहुत कम प्रेजेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसको थोड़ा शॉर्ट में बना के अगर लिखना चाहो ना, ऐसे लिख लो की लाइन से ही आप लोगों को इजीली ये हो जाएगा, बट इसको लिखना सबसे पहले क्या कर रहा है? कवरिंग बना रहा है, नहीं? और कवरिंग में भी एक साइड क्या है? बॉडी फ्लूइड है, या फिर क्या है? आउटसाइड एनवायरमेंट है। और इसके साथ साथ ये इंटरनल लाइनिंग भी बनाता है, जनरली किनकी? होलो ऑर्गन्स की। होलो ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग बनाएगा तभी तो उन ऑर्गन्स के अंदर उसके कांटेक्ट में बॉडी फ्लूइड आएगा। इसके साथ साथ एपिथेलियल टिश्यू जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स में भी हेल्प करता है, ग्लैंड्स बनवाने में भी ये हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके पास हाई रीजनरेशन पावर होती है। इसका कोई भी टिश्यू ब्रेक हो गया तो बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाता है। एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर का मतलब क्या होता है? नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड ब्लड वेसल्स या ब्लड सर्कुलेशन, बट
नर्व्स होती हैं इसके अंदर। के नीचे होता है ना वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारा वेस्कुलर टिश्यू होता है बहुत सारा, तो वहां से सप्लाई ले लेता है ब्लड। एग्जैक्टली, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, ठीक है ना, विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो ये वाली लाइंस लिख लो। फिर हमने देखा इसके टाइप्स, कितने टाइप की होती हैं ये, 2 टाइप। 2 types. कौन कौन सा? सिंपल सिंपल कंपाउंड टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड Compound epithelial tissue. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यूज होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल लेयर में होंगे, और कंपाउंड वाले मल्टी मल्टी लेयर। मल्टीपल लेयर, सिंगल लेयर मीन्स ऐसे, और मल्टी लेयर जस्ट लाइक दिस, ठीक है। लिख लो जल्दी से इसको, जैसे मैं लिखती रहती हूँ ना, साथ हो साथ ही गया। लिखने का मैम ट्राई मैंने करती हूँ। बना रखे हैं नोट्स, तो जब मतलब नहीं हाँ, अगर नोट बना रखे कुछ नहीं, आप एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे- लगे वही नोट ऐड ऑन करते रहना, अनलेस यही से। हम पूरी एनसीईआरटी भेजते हैं नोट्स में, वही पढ़ लेते हैं। हाँ, नो वरीज नो वरीज, बार बार मेहनत नहीं करनी होती नोट्स बनाने, नोट्स एक ही बार बनाने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल। साइड नोट्स वाले अगेन दिखा दीजिए क्या बेटा? मैम, वो स्लाइड्स। हाँ, मल्टीलेयर हमेशा प्रोटेक्शन का काम करेंगे, वेरी गुड सुल्ताना। एंड सिंगल वाली जनरली आपका डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये वाले काम करें। इशिका, स्विमिंग क्लासेस छोड़ दिया आपने? मैम आपने क्या बोला? स्विमिंग क्लासेस छोड़ दिया आपने? हाँ मैम। वेरी गुड। मुझे लगा मॉर्निंग वाली क्लासेस थोड़ा लेट आते हो, कभी कभी आते, कभी कभी नहीं, तो शायद नहीं छोड़ा होगा। मैम मैं ना इनऑर्गेनिक मतलब अपने आप से ज्यादा करती हूँ, इनऑर्गेनिक के मतलब नोट्स वगैरह से कर लेती हूँ, और डाउट होता है तो मैं जाती हूँ। हो गया बच्चों ये? Yes, ma'am. यस मैम। तो सिंगल लेयर और कंपाउंड लेयर के बारे में इन्होंने बता दिया कि सिंगल लेयर जो होता है वो सिंगल लेयर से, सॉरी, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऑफ सेल एंड फंक्शन, इसका फंक्शन लिखो। लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, आपकी बॉडी कैविटीज की लाइनिंग बनाएगा, आपकी डक्ट्स की लाइनिंग बनाएगा, ट्यूब्स की लाइनिंग्स बना लेगा। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स से मिलके बना होता है। इसका काम होता है हैज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, एज इट डज इन आवर स्किन, जैसे हमारी स्किन हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती है, ठीक है। अब इन फंक्शन को जरा यहाँ पे एड ऑन कर लो। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, पहले वो लिखो। इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। इनका जो फंक्शन होता है, बेसिकली इनका फंक्शन डिफ्यूजन करने का होता है, बिकॉज सिंगल लेयर है, इजीली डिफ्यूज हो पाएगा। आप खुद देखो मल्टी लेयर तक कहाँ तक ही हम डिफ्यूजन कराएंगे, तो जितनी भी हमारी बॉडी का वो पार्ट जहां पे भी डिफ्यूजन चल रहा होगा, हर जगह पे आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। कहीं पे भी आपको फिल्ट्रेशन कराना है, तो फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर, तो वहां पे सिंपल एपिथेलियल पाया जाएगा। जहां पे आपको एब्जॉर्प्शन कराना है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है जनरली, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैम सबसे ज्यादा जीआई ट्रैक्ट डाइजेशन, में भी होता है मैम। जीआई ट्रैक्ट में, या फिर जहां पे आपको सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स का, एंजाइम्स का, किसी भी सब्सटेंस का सिक्रीशन कराना है, वहां पे आपको सिंपल एपिथेलियम मिलेगा। कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का, ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका होता है। अब जरा ये डायग्राम देखो, डायग्राम बेस भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है। अब इन्होंने क्या किया, से वाली स्लाइड दिखा दीजिए। इन एपिथेलियम टिश्यूज को, इन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज को ऑन द बेसिस ऑफ शेप डिवाइड कर दिया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया, शेप के बेसिस। स्क्वायर शेप है तो स्क्वायमस बोल दिया, क्यूबॉइड शेप है क्यूबॉइडल बोल दिया, क्यूबॉइडल। कॉलमनार शेप है कॉलमनार बोल दिया। 3 कौन कौन सा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू,
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। लिख लिया इतना? Yes, ma'am. आ जाओ। Yes, ma'am. देखो फर्स्ट ए में क्या है, स्क्वायर शेप, फ्लैट शेप, Squamous. Squamous. क्यूब लाइक। देखो क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक, कॉलमनार में से कॉलम लाइक शेप्स है, फ्लैटेंड सेल्स, क्यूब लाइक सेल और टॉल सेल्स। इसको इन्होंने यहाँ पे टॉल सेल्स को आगे एक्सप्लेन भी करके दिया हुआ है डायग्राम। कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया, इसको भी मैं अभी लिखवाऊंगी आप लोगों को, इसके अंदर भी थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है मेरे पास स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस सिंपल या फिर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज को हम बोल सकते हैं। Yes, ma'am. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो जो हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, ऑब्वियसली सिंपल हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल में तो सिंगल लेयर होगी, Yes, ma'am. तो कैसी शेप होगी, फ्लैटेंड विद Flattened. इरेगुलर बाउंड्रीज। इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो इरेगुलर होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे बाउंड्री कोई भी रेगुलरली नहीं है, शेप्स। अब इरेगुलर बाउंड्रीज कहाँ पे पाई जाती है, डायरेक्टली लिखना, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स या फिर एयर सेक्स ऑफ लंग्स। अब ब्लड के अंदर क्यों है भाई, ब्लड का ही तो फिल्ट्रेशन कराएंगे। लंग्स के अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा एल्वेलाई के अंदर, तो इसका मतलब डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन फंक्शन चल रहा है, तो स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू चाहिएगा। आर इन्वॉल्वड इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग, जैसे कि डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहे हैं, तो सिंपल स्क्वैमस के अंदर याद रखना है आप लोगों को। इसके एग्जांपल्स लिख लो, यहीं पे साइड में लिख लेना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू आपका कहाँ पे पाया जाएगा, एल्वेलाई ऑफ लंग्स में पाया जाएगा, एयर सेक्स ऑफ लंग्स जिसको इन्होंने बोला है, ओवेन कैप्सूल कैप्सूल में पाया जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब ये सारी टर्म्स तो आप लोगों को Yes, पता ma'am. होंगी, Yes, ma'am. पता हो बट टर्म्स तो सुनी है। या फिर आपका एंडोथीलियम ऑफ ब्लड, ब्लड की जो एंडोथीलियम लेयर होती है उन सब के अंदर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू इज आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू। फ्लैट के लिए टर्म यूज करते हैं पेवमेंट। मैम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मैम कोलमनार नहीं होती? क्या क्या? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कोलमनार नहीं होती मैम? नहीं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी आपका सिंपल स्क्वैमस ही पाया जाता है, ओके मैम। कॉलमनार नहीं होता वहां पे। कॉलमनार आपका अगर हम बात असेंडिंग करें, होता है मैम? मैम अगर ब्लड आप वेसल मैम ये असेंडिंग होना चाहिए ना मैम, सबसे ज्यादा क्यूबॉइडल में होता है, क्यूबॉइडल कॉलमनार नहीं होता हाँ वहां मैम पे, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल। मैम क्यूबॉइडल ascending. हाँ, मैम इसमें असेंडिंग क्यूबॉइडल होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन उसी में होता है, तो असेंडिंग होना चाहिए ना यहाँ पे। इसके अंदर डिसेंडिंग में भी होता है, क्यूबॉइडल के अंदर भी आपका, क्योंकि इसका काम जनरली क्या है, डिफ्यूजन करना, फिल्ट्रेशन करना मैक्सिमम। आप क्यूबॉइडल का देखोगे, क्यूबॉइडल का सबसे ज्यादा काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन करना, यस मैम। तो इसीलिए वहां पे आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आ जाता है। ओके मैम। लेकिन वहां पे भी आपका कलेक्टिंग डक्ट के साथ भी आता है वो, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट का भी सबसे ज्यादा काम होता है। देखो जरा, पेवमेंट एपिथेलियम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। पेवमेंट स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू इज आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट का मतलब होता है फ्लैटेंड, फ्लैट टाइल्स लाइक फ्लैट सेल्स ना, उसके लिए बोलते हैं। और इनका फ्लैटेंड सेल्स तो है ही विद रेगुलर बाउंड्रीज। दिव्या एनी डाउट? नो मैम। दिव्या नो मैम। चलो फिर आ जाते हैं हम हमारे क्यूबॉइडल। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन डिफ्यूजन कराना और आपका फिल्ट्रेशन कराना। फिर अगर हम क्यूबॉइडल की बात करेंगे, क्यूबॉइडल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। ऑब्वियसली ये भी सिंगल लेयर से मिलके बना है, बिकॉज सिंपल के टाइप से ये। इसके अंदर सेल्स कैसी है, क्यूब लाइक सेल्स है। यहाँ पे पाया जाता है आपकी जो ग्लैंड्स की डक्ट है, सबसे ज्यादा उसके अंदर पाया, जैसे कि आपका इसके अंदर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स ही लिख लेना, अभी आप लोग ग्लैंड्स और बहुत सारी आ जाएंगे इसके अंदर। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट मतलब आपका पीसीटी वगैरह, पीसीटी डीसीटी को बोलते हैं ना,
किडनी। Yes. एंड मेन फंक्शन क्या होता है इसका? इसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन और Secretion and absorption. Absorption. सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, और स्क्वामस वाले का फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन, अगर आप ये भी याद रख लो ना, फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन, आप लोगों को एग्जाम्पल खुद याद आ जाएंगे। क्यूबॉइडल का सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन कराता है आपका? पीसीटी के थ्रू होता है, इसलिए क्योंकि पीसीटी के अंदर ही माइक्रोविलाई होता है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। Yes, ma'am. हाँ मैम। माइक्रोविलाई, मैम ठीक ब्रश है, वाटर इज कॉल्ड क्यूबॉइडल। वो एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबॉइडल का। ये भी चलो आप लोगों को लिखवा देती हूँ उसमें। सिंपल क्यूबॉइडल के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं आएंगे, मतलब उसमें स्क्वामस वाले में कोई एग्जाम्पल नहीं आएंगे। एग्जाम्पल आएंगे आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। मेन फंक्शन क्या है इसका? Absorption or secretion. एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। बाकी के बच्चे जितने क्लास में शांत रहते हैं, भैया आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? बोलने का राइट सबको है, ये नहीं कि जो 2-3 बच्चे बोलते रहते हैं उन्हीं को ही बोलना है, आप भी बोल सकते हो। मैम लेट रहे इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। बीच बीच में बोला करो। नॉर्मल क्यूबॉइडल, ब्रश वाटर क्यूबॉइडल, Brush water. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, सिलेटेड क्यूबॉइडल, Related cuboid. देखो नॉर्मल क्यूबॉइडल मतलब नॉर्मल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्रश बॉर्डर मतलब ब्रश लाइक जिसके अंदर माइक्रोविलाई है, माइक्रो। ठीक है। काइनोसिलिएटेड मतलब मूवेबल सीलियाज है। मैम हाँ जी, मैम सिलेटेड वाले के तो 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक काइनोसिलेटर और एक अब एक स्टेनोसिलेटेड। स्टीरियोसिलिएटेड, वो स्टीरियो वाला कॉलमनार में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर स्टीरियो नहीं होते। ओके। एग्जाम्पल नॉर्मल क्यूबॉइडल आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ Nephron. Nephron. जैसे कि आपका डिसेंडिंग लिप, Ascending loop. Ascending hand, this. ब्रश बॉर्डर्ड मेगा का पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। वैसे तो ये सारी चीजें जनरली हम लोग ह्यूमन फिजिक्स पढ़ते हैं, वहां पे मैम वापस से गॉबलेट क्या हो सेल्स ही भी जाता है। एग्जांपल है इसकी। हाँ, इसके गॉबलेट सेल्स भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। टर्मिनल Bronchioles of lungs. ब्रोंकियोल्स ऑफ लंग्स, लिखो इसको जल्दी से। Okay, ma'am. तो ये तो था सिंपल क्यूबॉइडल, साथ साथ कॉलमनार के बारे में भी लिख लो। कॉलमनार सेल्स के स्पेशल कैरेक्टर के उनके अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तभी इंपॉर्टेंट काम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ही है। लेकिन अब आप बोलोगे मैम ऊपर वालों का भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है, इनका भी, तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस वही हुआ कि भाई इनके पास गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इनके पास एक ओवल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नियर द बेस। फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड Secretion. सिक्रेशन, एंड गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होता है। गॉबलेट सेल का फंक्शन हम लोगों को पता ही है क्या है? To सिक्रीट concrete juice. म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करने का ये काम करता है। अब इसके अंदर टाइप्स आते हैं आपका, जैसे कि पहला होता है हमारे पास नॉर्मल कॉलमनार, कॉलमनार, देन ब्रश वाटर कॉलमनार, Brush border column. ब्रश बॉर्डर, सिलेटेड, काइनोसिलिएटेड एंड देन स्टीरियोसिलेटेड। 4 टाइप के। नॉर्मल कॉलमनार मतलब
नॉर्मल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ब्रश बॉर्डर्ड, ये मैम GIT एग्जाम्पल अगेन GIT। तो GIT का वो पार्ट जिसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट है, या जिसको चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा म्यूकस सिक्रीट हो, उसके अंदर ब्रश बॉर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है। काइनोसिलिएटेड के अंदर कैसे सीलिया होंगे? मूवेबल सीलिया होंगे। मूवेबल सीलिया फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनी डाउट? मैम सेकंड में आपने GTT लिख दिया ब्रश बॉर्डर में। GIT ओके। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जितना भी टफ पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है ताकि वो लंग्स तक ना आ जाए। यस मैम। तो ये वही हो गया। स्टीरियो सिलिएटेड का एग्जाम्पल, स्टीरियो का मतलब सिलिएटेड मतलब ऐसे सीलिया जो कि फिक्स है, मूवेबल नहीं है, फिक्स है, ऐसे बना दे फिर फिक्स सीलियास। एग्जाम्पल एपिडिडाइमिस। और जिस पार्ट को मैं बोल रही हूँ ना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको इंपॉर्टेंट लिख लेना वहां पे। वास्ट डिफरेंस इंटरनल ईयर। फेलोपियन ट्यूब पे बहुत क्वेश्चन आता है। एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है। ऊपर वाले में ये PCT पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिखा दे। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे भी PYQs में क्वेश्चन मिलेंगे। लिख लो जल्दी से। ओके। हमने वन शॉट है, पूरा निपटा दोगे इसको आज? नहीं हो पाएगा बेटा। मैम फिक्स मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है तो प्लीज। मैम फिक्स्ड सीलिया और मैम ये आप कॉकरोच वाला पार्ट भी कराओगे? सीलिया में क्या डिफरेंस? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ अभी बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम आप मैम, ये कॉकरोच वाला पार्ट भी कराओगे? इसमें नहीं, अभी कॉकरोच वाला नहीं है प्लान है, मेरी सिर्फ टिश्यू वाला पार्ट है, कॉकरोच वाला अलग से कराओ। दिखा दो। ओके मैम टिश्यू वाले में आज कितना हो जाएगा? मैम मैम तो यस मनीषा। मैम फिर हमारा जैसे कि हमारा स्कूल होगा तो शाम को यही चैप्टर चलेगा ना इवनिंग क्लास में? आपका तो एक काम करेंगे, हाँ इवनिंग क्लास में आप लोगों को यही चैप्टर करा दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो कल की अगर छुट्टी रख सकते हो तो कल की छुट्टी रख के कल फिनिश ही करा देंगे टिश्यू वाला। मैम कल तो हमारी छुट्टी है स्कूल की। यस मैम। कल किस चीज की छुट्टी है? पता नहीं मैम, है क्रम। तो ठीक है ना, फिर सुबह। होते हैं। ठीक है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर ये चैप्टर तो फिनिश हो ही जाएगा। चलो फिर आगे। मैम बातें बाद में, पहले पढ़ाई। देखो पढ़ लिया इतना हमने। कॉलमनार एपिथेलियम, सिंगल लेयर, टॉल एंड स्लेंडर। ये शेप जरूर याद रख लेना बच्चों, टॉल एंड स्लेंडर। उनके पास न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है कहाँ पे? बेस पे। किस शेप का न्यूक्लियस होता है? ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है। फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होंगे, तो उनको ब्रश बॉर्डर कॉलमनार बोल देंगे। ये जनरली लाइनिंग ऑफ स्टमक की लाइनिंग बनाते हुए दिखाया था ना, पूरा GIT यस मैम। या फिर इंटेस्टाइन जहाँ पे सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम होता है। इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल दोनों के पास सीलियाज हैं तो उसको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। उनका फंक्शन क्या होता है? पार्टिकल्स को डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना। जैसे कि हमारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर बोल रहा है, और आपका ब्रोंकियोल्स के अंदर, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ऑफ लंग्स, उनके अंदर भी, और फेलोपियन ट्यूब दोनों के अंदर सिलिएटेड कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल। फेलोपियन ट्यूब में क्यूबॉइडल या कॉलमनार? कॉलमनार। और ब्रोंकियोल्स में मैम दो मैम क्यूबॉइडल। ठीक है, ब्रोंकियोल्स में क्यूबॉइडल प्रेजेंट होगा। ये डायग्राम याद रखना है सबको। प्लैटर्न, ट्यूब लाइक, टॉल लाइक, और ये टॉल लाइक उन्होंने इसके ऊपर सीलियास दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आगे फिर आता है सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स।
कुछ कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज्ड बना लेती है। मैंने लिखवाया था ना पूरा एपिथेलियम के ऊपर कि एपिथेलियम जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स में भी हेल्प करता है। यस मैम। ठीक है, तो ये वही बोल रहे हैं कि उनमें से कौन सा सिंपल क्यूबॉइडल, कौन सा सिंपल टिश्यूज आपका ग्लैंड बनवाने में हेल्प करता है, कॉलमनार और क्यूबॉइडल। सिक्रीशन के लिए स्पेशली वो जो सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनवाता है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी देखो आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, उनके अंदर प्रॉपर फिक्स ग्लैंडुलर सेल होगी, जैसे कि गॉबलेट सेल्स होती है एलिमेंट्री। कहाँ पे पाई जाती है गॉबलेट सेल्स? एलिमेंट्री कनाल। स्टमक में ना? Yes, ma'am. ना, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर। पूछ लेंगे कौन सी यूनिसेलुलर ग्लैंड है, कौन सी मल्टीसेलुलर है। और मल्टीसेलुलर में आपका सेल्वेरी ग्लैंड। ठीक वन ऑफ द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, मतलब ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन किस वे में बाहर निकालती है, उस बेसिस पे भी हमने ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है, मतलब जो अपना सिक्रीशन प्रॉपर डक्ट्स के थ्रू रिलीज करती हैं। और एंडोक्राइन जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करती हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में। और एक्सोक्राइन जैसे कि एंडोक्राइन में देख लो, एंडोक्राइन में सारे के सारे हॉर्मोन्स आएंगे, हॉर्मोन्स को रिलीज कराने के लिए कोई प्रॉपर डक्ट्स नहीं होती है। हाँ मैम। ठीक है, तो एक्सोक्राइन डक्टेड ग्लैंड और एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है ये, हाईलाइट करके रखना इसको। यस मैम। एक्सोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है जैसे कि म्यूकस हो गया, स्लाइवा हो गया, ईयरवैक्स हो गया, ऑयल मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड जितने भी जनरल सेल प्रोडक्ट्स है वो सब एक प्रॉपर डक्ट के थ्रू पास ऑन होता है। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब, डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू ही ये टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके अंदर कोई डक्ट्स नहीं होती। दे आर कॉन्ट्रास्ट क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट, टू एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन के अपोजिट में एंडोक्राइन के पास कोई डक्ट्स नहीं है। एंड देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड पाथिंग द ग्लैंड, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी हार्मोन्स रिलीज करेंगी वो हार्मोन्स डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर पास ऑन कर देंगी और ये ग्लैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। जैसे ये ग्लैंड है, इसने हार्मोन्स रिलीज कर दिए बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो जिस भी ऑर्गन के पास जाना है तो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होके ऑर्गन तक ट्रांसफर होगा। ठीक है, यस मैम। और एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी होती है जो इन्होंने नहीं लिख के दिया हुआ है। यस मैम, पैनक्रियाज वगैरह एग्जांपल हो गए। हेट्रोक्राइन के अंदर क्या आता है? मैम डक्ट भी होती है और डक्टलेस भी, दोनों तरह एक्टिव होती है। एक्सो भी होता है ये, एंडो भी होता है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी, इसलिए इनको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इनके कुछ सिक्रीशन तो डक्ट्स के थ्रू जाता है, कुछ सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर होके जाता है, जैसे कि पेनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस। लिंक शेयर कर दो मेरे पास अभी बढ़ना मुंह में से जगह। बच्चों 5 मिनट रुकोगे? इसके लिए फाइन। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.
मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम अभी आ रही है थोड़ी देर में। तो here we are, कंपाउंड एपिथेलियम। हेट्रोक्राइन सबको समझ में आ गया ना? यस हेट्रोक्राइन एक क्वेश्चन गारंटेड आ जाता है यहाँ से भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अब आ जाओ आपका कंपाउंड एपिथेलियम, हम लोगों ने पढ़ लिया। कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, देखो कंपाउंड के बारे में क्या लिखता है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर से मिलके बना होता है, नहीं? यस मैम फंक्शन मैम क्या होता है कंपाउंड का? प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। कंपाउंड का प्रोटेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो प्रोटेक्शन होता है ना। अब देखो, इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन लेयर एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लिमिटेड रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, देयर मेन फंक्शन, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये याद रखना, किसके अगेंस्ट? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन का जो ड्राई सरफेस होता है उसको कवर अप करके रखता है। बक्कल कैविटी का जो मॉइस्ट सरफेस होता है उसको कवर करता है। फारिंग्स को कवर करता है। स्लेवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग को कवर करता है। पैनक्रियाटिक डक्ट्स को। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेना इस वाले पैराग्राफ को पूरे। कर लिया मैम। रिपीट करो फिर से। आपकी स्किन की ड्राई सरफेस को कवर करता है। बक्कल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस। फैरिंग्स किस किस की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है? स्लैवरी ग्लैंड की। आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, स्लैवरी ग्लैंड, पैनक्रियाटिक डक्ट की इनर लाइनिंग, और बक्कल कैविटी और फैरिंग्स उनका मॉइस्ट सरफेस और स्किन का ड्राई सरफेस। ओके क्लियर? यस मैम। अब आ जाता है, all cells in epithelium are held together with little intercellular material। याद है हमने अब टिश्यू क्या बोला था? दो सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और उसके साथ साथ उसका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। लाइन याद है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो ये वही बोल रहा है कि इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, ऑलमोस्ट सभी एनिमल टिश्यूज के अंदर दो सेल्स के बीच में एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। देखो फिर से पढ़ो, सभी एनिमल टिश्यूज के अंदर क्या होता है? एक जंक्शन प्रेजेंट होता है जो कि उनकी स्ट्रक्चर को भी लिंक करता है और उनके फंक्शन को भी लिंक करता है। दो, जैसे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, याद है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या था? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, उसको गोल के
के पास भेज दिया पैक करने के लिए, तो फंक्शनल लिंक है या नहीं है दोनों के बीच में, जी हाँ मैम। मैम। है ना। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल लिंक और फंक्शनल लिंक दोनों के दोनों प्रोवाइड करा। नेक्स्ट, 3 types of cell junctions. We have 3 types of cell junction and found in the epithelium and inner tissue. They are called as tight, adhering, and gap junction. This is very important. Tight junction help to stop substances from leaking across our tissue. वापस से पढ़ो, जो टाइट जंक्शन होते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, एक टिश्यू के अक्रॉस, एक टिश्यू से बाहर कुछ लीकेज ना हो जाए, उस सब्सटेंस को लीक होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो टाइट जंक्शन क्या करता है, स्टॉप लीकेज, यस मैम। लीकेज को रोकता है या नहीं रोकता है। एडहेरिंग, सीमेंटिंग का काम करता है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, आसपास वाली सेल्स को पास बहुत क्लोजली लिंक रखने का काम करता है। गैप जंक्शन क्या करता है, गैप जंक्शन दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन बनाने का काम करता है। फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। ऑफ एडजॉइनिंग, जैसे कि प्लांट्स के अंदर साइटोप्लाज्म को कौन कनेक्ट करता है, प्लाज्मोडेस्माटा ना। और मिडिल लैमेला क्या काम करता है, मिडिल लैमेला दो सेल्स को ज्वाइन करके रखने का काम करता है, वहां पे वो एडहेरिंग जंक्शन, मिडिल लैमेला एडहेरिंग जंक्शन, और प्लाज्मोडेस्माटा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। डिफरेंस समझ में आ गया जंक्शंस में। यस मैम। मैम अडेयरिंग वाला बता दो। एडहेरिंग का मतलब होता है दो सेल्स, लेट्स सपोज मेरे पास एक ही सेल है और एक ही सेल है, ये दोनों की दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे, इनके बीच में एक जंक्शन, एक ग्लू लाइक स्ट्रक्चर आके जुड़ जाएगी, ताकि ये इधर ना भाग पाए, इधर ना भाग पाए। ऐसे एक एग्जांपल वो याद है उसमें मियोसिस की प्रोफेज 1, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करना शुरू करता है, तो उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो Yes. एक एडहेरिंग का काम करता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, क्रोमैटिक नॉन सिस्टर को। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके बीच में साइनेप्सिस होता है। ठीक है यस मैम। हाँ जी। मैम बट मिडिल लैमेला तो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है ना। मिडिल लैमेला साइटोप्लाज्म तो नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा में उसको कनेक्ट करता है। मिडिल लैमेला तो सेल वॉल को कनेक्ट करके रखता है आपस में, दो अलग अलग सेल्स की सेल वॉल को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। किससे बना होता है मिडिल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेट से, याद नहीं आपको, Yes. एक बनवाया था। यहाँ पे बीच में मिडिल लैमेला है, ऐसे मिडिल लैमेला की इनर साइड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर इधर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इनके बीच में ऐसे एक कनेक्शन बना के दिखाया था, ये प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे, ओके मैम। ये प्लाज्मोडेस्माटा इसके साइटोप्लाज्म को और इसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। Got it? ओके मैम। यस मैम। यस अब ये कनेक्ट तो कर रहा है साइटोप्लाज्म को, किस किस के लिए, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर के लिए, या फिर समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर के लिए। याद रहेंगे, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। फिलोपियन ट्यूब किससे बनी होती है, टीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और जीआईटी, ये वाली चीजें याद रखनी है आप लोगों को। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो, अब इन्होंने कंपाउंड के बारे में ना थोड़ा कम चीजें लिख के दी हुई हैं, कंपाउंड के बारे में से थोड़ा सा ज्यादा भी हमको पढ़ना पड़ जाता है कभी कभी, तो लिख लो। टाइप्स नहीं दिए हुए बिकॉज इन्होंने नेक्स्ट इशू दे दिया ना कनेक्टिव वाला। कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप के होता है, स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेचेबल एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल। मैम स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल मैम। इसी को ही हम ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल के या फिर नॉन स्ट्रेटिफाइड को स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड, ये होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेचेबल का मतलब ये एक ऐसी लेयर है जो ऑर्गन के अंदर स्ट्रेचिंग पावर लेके आएगी,
अब आप खुद सोचो हमारी बॉडी के किस पार्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रेच होने की, मतलब उसके अंदर कुछ सब्सटेंस आके फिल हो जाए तो स्वेल अप हो जाए, फिर फिल हो जाए, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब मैम कौन जीआई से ट्रैक, ऑर्गन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सकता है? मैम इंटेस्टाइन, जीआई पूरा थोड़े ना करता है। मैम इंटेस्टाइन, यूरेटर, एल्वुलाई और स्टोमेटा। यूरिनरी ब्लैडर, एल्वेलाई कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करती। यूरेथ्रा, जी एग्जाम्पल। मैम रिनाल पेल्विस। क्या बेटा? रिनाल पेल्विस। हाँ वो भी बोल सकते हैं। या फिर इसके अलावा वो याद है पेरिस्टॉल्सिस, यस मैम, यस पेरिस्टॉल्सिस मैम। यहाँ पे नॉन स्ट्रेचेबल में जो स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो इट कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, इसको भी टाइप्स लिख लो। स्ट्रेटिफाइड मतलब शेप के बेसिस पे किया है इन्होंने, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। कॉलम। वेरी स्क्वामस कैसी शेप होती है स्क्वामस की? फ्लैटेंड। फ्लैट। इसके अंदर भी दो आ जाते हैं, केरेटिनाइज्ड, नॉन केरेटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड। केरेटिनाइज जो केरेटिन से मिलके बने होते हैं, जैसे कि स्किन। केरेटिन एक डेड प्रोटीन होता है ना, यस हेयर्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। और नॉन केरेटिनाइज में जैसे ओरल कैविटी, इसोफेगस, मैम इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी भी हो सकती है ना? मैम इसोफेगस स्ट्रेच तो होती है पेरिस्टोसिस के टाइम पे मैम। वो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स करती है, वो कभी अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करती, अपनी स्पेस पे होती है। वो नॉन केरेटिनाइज में आते हैं, लेकिन हम उसको स्ट्रेचेबल कंसीडर कर लेते हैं, बट कंप्लीटली स्ट्रेचेबल नहीं होती है वो। ओके मैम, मैम कैनाल के इनर अंदर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी भी हो सकती है ना इसमें, नॉन इनर केरेटिनाइज्ड लाइनिंग में? ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का इनर लाइनिंग, हाँ नॉन केरेटिनाइज में। बक्कल कैविटी ओरल कैविटी उनको सीमित थी। सोफेगस हो गया, फारिंग्स भी इसके अंदर आ सकता है, वेजाइनस के अंदर आ सकता है। ये सारे एग्जांपल नॉन केरेटिनाइज में। और अगर आप बात करें क्यूबॉइडल की, क्यूबॉइडल के अंदर आपका डक्ट्स ऑफ सेलेब्री। सैलरी ग्लैंड की डक्ट्स। या फिर पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स की डक्ट्स। हाँ मैम। एंड व्हाट अबाउट कॉलमनार? कॉलमनार का एक एग्जांपल कंजक्टिवा। कंजक्टिवा पता है? कंजक्टिवा, कंजक्टिवाइटिस सुना होगा। यस मैम। आई यस फ्लू मैम। था मैम। आई फ्लू। कंजक्टिवाइटिस, ये लिख लो जल्दी से। मैम कंजक्टिवा क्या होता है? मैम एक बार स्ट्रेचेबल वाला दिखाइएगा पार्ट। कवरिंग। हो गया। कंजक्टिवा, कंजक्टिवा का मतलब होता है बेटा एक बहुत थिन सा टिश्यू की लेयर होती है ये आपकी आईज का, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना स्क्लेरा, उसकी कवरिंग को बना के रखती है ये। उसके अंदर ही कुछ इन्फ्लामेशन होता है, उसी को कंजक्टिवाइटिस बोलता है, जैसे अभी आईसीयू के अंदर चल रहा था। मैम
हो गया सबका? यस मैम यस मैम। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम एक बार नॉन स्ट्रेचेबल का रिपीट कर दीजिए। नॉन स्ट्रेचेबल जो होता है ना, नॉन स्ट्रेचेबल इज ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेटिफाइड, जो स्ट्रेच नहीं हो सकता। वो 3 टाइप से होगा। एक वो स्ट्रेटिफाइड जिसके अंदर स्क्वैमस शेप होगा, क्यूबॉइडल शेप होगा, कॉलमनार बेस होगा। जनरली जितने भी फ्लैट वाले होता है उसको हमने बोल दिया कि जो कैरेटिन से मिलके बना है वो कैरेटिनाइज। जिसके अंदर कैरेटिन नहीं है और स्क्वायर शेप है वो आपका नॉन कैरेटिनाइज में रख दिया। क्यूबॉइडल शेप वाले कहाँ पे पाए जाते हैं? सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स की डक्ट्स में, इनके डक्ट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और कॉलमनार आपका जो आईज का व्हाइट वाला पार्ट होता है स्क्लेरा, उसके ऊपर एक थिन सी टिश्यू की लेयर बनाता है, उसको कंजक्टिवा लेयर बोलते हैं। टिश्यू है ये, बस वो कॉलमनार शेप की होती है उसकी सेल्स। ओके। एनल कैनाल बेटा, एनल कैनाल एक कनेक्शन का काम करती है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक जो कि रेक्टम को जीआईटी से कनेक्ट करने का काम करती है। रेक्टम को जीआईटी से कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है एंड इट इज द पैसेज फॉर द रिमूवल ऑफ फेकल मैटर। फीकल मैटर के रिमूवल का पैसेज। क्लियर माधुरी? ओके। मैम एक चीज पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मैम मुझे ना आई फ्लू का मतलब वो समझ में नहीं आया कि आई फ्लू मतलब दूसरों को देख के, दूसरों की आईज देख के कैसे हो गया? आइस देख के नहीं होता है फ्लू, वायरल वो तो बोल इन्फेक्शन। देता है टेस्ट आइस करने से होता है, आई को टेस्ट करते फिर उससे टेस्ट टच। करते। मतलब जैसे पता है क्या है ना कि सपोज आपको आई फ्लू है, ठीक है, और आई फ्लू में क्या होता है ना, जनरली आइस से ना वाटर वाटर निकलता रहता है, वो एक वायरल डिसीज है। तो आप अपनी आइस को क्लीन कर रहे हो कहीं ना, ऑब्वियसली हाथ तो लग ही जाता है बिकॉज इचिंग भी होती है। तो आपके हाथ पे वायरस आ जाता है और आप जिस भी चीज को आसपास वाले लोग जो आपके रह रहे हैं इधर उधर आप टच करोगे उनका भी फिर हाथ लगेगा और फिर वो अपनी आइस पे फेस पे हाथ लगा ही लेंगे तो वायरस उनकी आइस पे चला जाता है। ओके मैम, अब समझ में आया। क्योंकि लोग बोल रहे कि मतलब जिनको आई फ्लू हो रहा है ना उनकी आंखें में देखो, मैंने बोला है ऐसे कैसे होता है? ऐसे नहीं होता भाई, आंखें देखने से कुछ नहीं होता। बस आप आंखें देखने पता है वो क्यों बोल दिया गया है, क्योंकि अब साइंस तो नहीं समझा सकते हर किसी को कि आप पास मत जाओ, ऐसे हाथ टच करने से वायरस आपके पास जा सकता है। आंखें नहीं देखने के लिए आप किसी की आंख में देख लो तो मीन्स उसको बहुत क्लोज खड़े हो आप। एक ही सेम रूम में मत जाओ, सेम रूम में जाओगे तो ऑब्वियसली आई कांटेक्ट हो ही जाएगा और सेम रूम में जाओगे तो चांसेस है कि उसके आसपास वायरस ज्यादा होगा, इसलिए कॉमन हाँ मैम। स्टेटमेंट मैम रख मैंने दिया तो जाता है। मतलब जिन्हें आई फ्लू हुआ था ना उन्हें दवाई भी मैंने आंखों में डाल दी। और ये जो वो होता है ना जिसमें वो आपको स्पेक्स लगा के रखने पड़ते हैं, स्पेक्स इसलिए लगाते हैं, स्पेक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको आई कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो लाइटिंग होती है ना रूम में या फिर आप धूप में भी जा रहे हो ना उससे बहुत ज्यादा इचिंग होती है। मैम और उस इचिंग से लगाने बचने के के बाद लिए बार बार हाथ भी नहीं लगता आंखों पे। हाँ, और बार बार आप हाथ भी नहीं लगाओगे क्योंकि लाइट लगेगी आपकी आईज पे, इचिंग होगी आप हाथ लगाओगे। मैम ये कौन से वायरस से होता है, मतलब वायरस का नाम? इस वायरस का नाम कंजक्टिवा वायरस ही बोला गया है अब तक तो, या फिर एक और नाम है इसका, एक सेकंड में आपको बता दूं। इन्फ्लुएंजा वायरस। वायरल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस ही बोला गया है। ओके मैम। चलो आज इसको इतना ही रखते हैं फिर हम लोग, और कल अगर हम देखेंगे इसका, क्योंकि कल ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू बच जाएगा हमारा, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। हाँ कल पूरा 1 आवर में फिनिश हो जाएगा। मैम बड़ा चैप्टर है, नहीं होगा। आ रहा है ना टेस्ट में? कॉकरोच एंड फ्रॉग चलता है ना प्लानर के अकॉर्डिंग, अभी नहीं है बेटा, उसको एंड में कराओगी, क्योंकि कॉकरोच फ्रॉग ना ऐसे वाले पार्ट है जिसको आप मेमोराइज करना पड़ता है, भूल जाओगे जल्दी। आप तो भूल तो वैसे वो चैप्टर भी जा रहे हो जो बहुत अच्छे से पढ़ा रखते हैं मैंने। मैम स्टार्टअप उनकी क्लास 20 अगस्त से लगेगी। यस मनीषा। मैम इस बार 11th का भी आ रहा है तो फिर मैम कितना है मतलब पासिंग का?
बेटा पासिंग का वही है क्राइटेरिया 70%, और ये 70% ना लेके आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है, क्योंकि मैंने देखा बच्चों ने जिन्होंने 4-4 5-5 ही क्वेश्चन गलत हुए, उन बच्चों के भी मार्क्स कम हो रखे हैं, मतलब परसेंटेज कम हो रहा है। हमारी क्लास में से ना 50 बच्चों ने टेस्ट दिया होगा, आई डोंट नो 50 काउंट कैसे करा उन्होंने, नॉन अटेंडिंग भी, और 30 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। अब 30 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्लास का जो परफॉर्मेंस रेट है वो दिख रहा है 60%। मैम मैम 50 बच्चे तो कभी आते भी नहीं है क्लास में।